नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम 2023 का जो दूसरा संस्करण है 2023 का जो दूसरा संस्करण है हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये 3 से 5 नवंबर के बीच में चलेगा। कहाँ पर चलेगा? दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, तो इसे याद रखिएगा। इसके दूसरे संस्करण को स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? दिल्ली के प्रगति मैदान में। किसके द्वारा? अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम। हाल ही में किसके द्वारा? पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा। इस बार का जो पार्टनर कंट्री है कौन है? भारत के साथ जो इस इनिशिएटिव में शामिल है, जिसका नाम है नीदरलैंड। जिसका नाम है नीदरलैंड। और भी इसके बैकग्राउंड्स के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में रिप्रेजेंट करना, और उसके साथ साथ जो 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, उसे सेलिब्रेट करना। उसको सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है भारत का जो वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो सबसे पहले जानते हैं जो एफपीआई है, एफपीआई दिया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स है उसी का प्रदर्शनी उसमें लगाया जाएगा। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आलू हो गया, आलू को प्रोसेस करके जब चिप्स बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? चिप्स बनाया जाता है। तो ये होता है फूड प्रोसेस मतलब कि फूड को प्रोसेस किया हुआ आइटम। जब टमाटर को प्रोसेस करके सॉस बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? सॉस बनाया जाता है। फिर इसी तरीके से फूड आइटम्स जैसे आटा का इस्तेमाल बिस्किट के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो इसे बोलते हैं, ये किसके द्वारा निकाले जाते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स है इसी का प्रदर्शनी लगाया गया है। तो इसके जो प्रमुख स्तंभ हैं उसके बारे में जानते हैं। किसान उत्पादक संगठन है के माध्यम से जो छोटे किसान है उसको सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य यही है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, इससे जो 2 लाख सूक्ष्म उद्यम है उसका आयोजन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। भारत की जो एफपीआई की स्थिति है उसके बारे में जानते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। भारत के जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, हिंदी में इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बोलते हैं, इसमें उल्लेखनीय रूप से वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए का जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई है, वो आया है किसमें? प्रसंस्कृत जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। जो प्रसंस्कृत खाद्य है, अब निर्यात में जो कृषि निर्यात है, ये जो प्रोसेसिंग फूड है भारत का, वो निर्यात में अब 23% का योगदान दे रहा है। कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है? 23% का, जिसमें कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 150% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 150% की वृद्धि है। और जो प्रसंस्करण क्षमता है, इसमें बताया जा रहा है कि जो इसकी प्रसंस्करण क्षमता है लगभग 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसको और भी विस्तारित किया जाएगा। भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है भारत सरकार द्वारा, जैसे पीएम किसान संपदा योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। फिर उसके बाद दिया है ईट राइट इंडिया जो कैंपेन है, आंदोलन है, ये सब बढ़ावा इसको दे रही थी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है। भारत ने अपनी पहली जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है उसकी प्रक्रिया में एक दस्तावेज जारी किया है जो देश की सुरक्षा और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक तरीका की रूपरेखा बताती है। इसमें होता क्या है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है इसमें एक सरकारी दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज में होता क्या है, उस दस्तावेज में यह डिसाइड किया जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को उसको प्राप्त करने के लिए और सुरक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए एक उसमें विस्तृत रूप से रूपरेखा रहती है कि आप अपने देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, और भी जो उसमें कमियां रहेगी उस सुरक्षा के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स जारी किया जाता है कि इसमें क्या इसकी स्ट्रेटजी बनाई गई है आप अपने देश की सुरक्षा के से निपटने के लिए। जैसे चाहे पारंपरिक हो या गैर पारंपरिक, दोनों तरह के जो खतरे हैं, पारंपरिक मतलब जो पहले से ही
खतरा उत्पन्न होता आ रहा है किसी देश के लिए या भारत पर, जो गैर पारंपरिक रूप से कि मतलब जो अटेंडम हमला हो जाता है उससे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें पूरी तरह से जो स्ट्रैटेजी होती है उसका पूरा डॉक्यूमेंट इसमें रहता है। इसमें यह रणनीति किसी देश के हितों की रक्षा करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य हो, आर्थिक हो और राजनयिक मामलों में उसके जो दृष्टिकोण होते हैं उसको आकार देने में मदद करता है कि भाई हमारी सैन्य क्षमता कितनी होगी, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, हमारे राजनयिक मामलों में जो उसके दृष्टिकोण है उसका आकार कैसा होगा। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है पहले से अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित विकसित देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियाँ अपनाई है। हालांकि भारत के पास नहीं था लेकिन भारत भी अब स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 26 तक ला चुका है। भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत को जो जटिल पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों और अनिश्चितताओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विशेषज्ञ सैन्य सुधारों को निर्देश करने, उभरती चुनौतियों और जो भू राजनीतिक तनाव है उसके सामने स्पष्ट दिशा प्रदान करने के लिए एक ऐसी रणनीति के महत्व पर भी जोर देते हैं जिसके बिना सैन्य सुधारों का कोई ठोस आधार नहीं है। इसकी ज़रूरत बताई जा रही है, समय की ये डिमांड है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राज्य द्वारा प्रायोजित साइबर हमले। एप्पल ने कई राजनेताओं और विपक्षी नेताओं सहित दुनिया भर के लोगों को स्वचालित ऑटोमेटिक सूचना भेज रहा है जो उन्हें संभावित राज्य प्रायोजित हमले के प्रति सचेत कर रहा है। किसके द्वारा? एप्पल जो कंपनी है उसके द्वारा भेज रहा है। राजनेताओं को भी भेज रहा है, विपक्षी नेताओं को भी भेज रहा है और दुनिया के अन्य लोगों को भी सूचना ऑटोमेटिक भेज रहा है कि भाई अब राज्य प्रायोजित जो हमले हो रहे हैं, साइबर हमले, उससे आप सावधान रहिए। जो राज्य प्रायोजित साइबर हमले होते हैं उसमें होता क्या है? जैसे कि हैकिंग होती है, किसी का गोपनीय सूचना या फिर किसी का कार्य को हैक कर दिया जाता है। तो जो हैकर्स होते हैं वो राज्य यानी किसी देश द्वारा वित्त पोषित होते हैं, किसी देश द्वारा फंडेड होते हैं, पैसा दिया जाता है, वो हैक करते हैं, वो किसी देश के लिए या राज्य के लिए वो हैक करते हैं। इसमें जासूसी शामिल होती है, आर्थिक रूप से आर्थिक लाभ के लिए, जासूसी उद्देश्यों के लिए विशिष्ट व्यक्ति होते हैं या संगठन होते हैं या सरकारी संस्था होते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसको डैमेज करने के लिए टारगेट करते हैं। तो जो राज्य प्रायोजित साइबर हमले होते हैं इसमें जो राज्य होते हैं यानी कि जो देश होता है उसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है हैकरों को कि आप हैक करिए। इससे संबंधित उदाहरण देखने को मिले हैं, जैसे कि ईरान का जो परमाणु हथियार बनाने का जो प्रोसेस चल रहा था उसको बाधित करने के लिए एक स्टक्सनेट नाम का साइबर हमला किया गया था। किसके द्वारा? इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ये साइबर हमला किए थे ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको बाधित करने के लिए। उसके बाद नोटपेट्टा नामक साइबर हमला किया गया था यूक्रेन को बाधित करने के लिए, रूस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा। ऑपरेशन अरोरा चलाया गया था, ये भी साइबर हमला था, चीन के द्वारा किया गया था बौद्धिक संपदा की चोरी करने के लिए। ये बौद्धिक संपदा क्या होती है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा ये होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर पहले आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आप उस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, जिस विधि से यानी जिस टेक्निक से आप इस प्रोडक्ट्स को डेवलप किए हैं, तो वो ज्ञान है, वो टेक्निक ही चुरा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं बौद्धिक। यही ज्ञान जो होता है, नॉलेज होता है किसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ये होता है बौद्धिक संपदा। तो इसी को हैक करने के लिए चाइना ऑपरेशन अरोरा नाम से साइबर अटैक किया था। APT41 ये भी चीन द्वारा हमला था, ये जासूसी करने के लिए चाइना के द्वारा अटैक किया गया था। पेगासस स्पाईवेयर्स ये भी हमला था, साइबर हमला, ये इजराइल के द्वारा किया गया। किसके लिए किया गया था? इसका बताया जा रहा है कंपनी है, कथित तौर पर भारतीय पत्रकारों, नागरिक समाज समूहों और राजनेताओं पर इसका इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि फॉरबिडन स्टोरीज कलेक्टिव ने इसका खुलासा किया था। ये थे कुछ राज्य प्रायोजित हैकर समूह। नेक्स्ट बढ़ेंगे, विभाजित मतदान के बारे में दिया है। स्प्लिटिंग वोटिंग। विभाजित मतदान क्या है इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में ये प्रक्रिया जो विभाजित मतदान है यानी इसे स्प्लिटिंग वोटिंग कहते हैं, ये उड़ीसा और न्यूजीलैंड में देखने को मिला है।
जो स्प्लिट वोटिंग होता है, इसमें होता क्या है, इसमें मतदाता जो वोट देते हैं, मतदाताओं के पास 2 वोट देने का अधिकार रहता है, मतलब कि 2 वोट वो डाल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसी साथ जो उड़ीसा राज्य है उस पर विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो एक साथ लोकसभा का चुनाव हुआ था, उड़ीसा राज्य की विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो मतदाताओं के पास 2 वोट थे, तो मतदाताओं ने अलग अलग विकल्प चुना, मतलब कि लोकसभा में किस पार्टी को देना है वो अलग वोटिंग किए, और राज्य विधानसभा में जिस पार्टी को वोट करना है वो अलग विकल्प चुने। तो ये होता है विभाजित मतदान। वैसे ही एक प्रक्रिया चलती है न्यूजीलैंड में, जिसको कहते हैं मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली चलती है। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड में कौन सी प्रणाली है, मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली उपयोग की जाती है मतदाताओं के द्वारा, क्योंकि मतदाताओं के पास 2 वोट होते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि एक पार्टी हो गए और एक स्थानीय सांसद या विधायक हो गए, एक स्थानीय सांसद या तो विधायक हो गए। तो जो मतदाता होता है तो 2 वोटिंग करता है, एक तो एक पार्टी के लिए कर देता है वोटिंग, एक स्थानीय मतदाता यानी कि जो विधायक या सांसद होता है उसके लिए वोटिंग करता है। वो इस आधार पर करता है कि जो हमारा प्रतिनिधि है हमारे क्षेत्र में आता है, हमारा काम ठीक से करता है कि नहीं। एक चुनाव तो ये होता है जनप्रतिनिधि के नाम पर और दूसरा चुनाव पार्टी के नाम पर करते हैं। तो ये 2 वोटिंग होती है। कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कौन सी प्रणाली है, न्यूजीलैंड मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली है। तो ये था स्प्लिटिंग वोटिंग के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फिल्म सामग्री की चोरी से संबंधित सूचना आई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म सामग्री चोरी से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है। इस कदम का उद्देश्य यही है कि जो इंटरनेट द्वारा बढ़ती पायरेसी हो रही थी, पायरेसी मतलब कि डकैती कह सकते हैं, चोरी कह सकते हैं, समस्या पर अंकुश लगाना है, जिससे जो फिल्म उद्योग है उसको 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है पायरेसी के कारण से। पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाले, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी सामान इसको चोरी करता है या ज़बरदस्ती इसको छीनता है, छीनने के बाद किसी को बेचता है, तो जो इसे खरीदता है उसे बोलते हैं होस्ट। इसका जो खरीदेगा उसका इस्तेमाल करेगा, तो इस्तेमाल करने के बाद कोई इस पर क्लेम करता है, जिसका ये सामग्री चोरी की है वो इस पर अगर क्लेम कर दिया कि भाई ये मेरी सामग्री है, ये चुराई गई है, ये आपको बेचा गया है, तो तुरंत तत्काल रूप से जो होस्ट करता है उसको 48 घंटे के भीतर ही इंटरनेट के लिंक से ये जो सामग्री है इसे हटाना पड़ेगा, अन्यथा इस पर कार्रवाई होगी। सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। इसमें जो 1952 का अधिनियम था, 1952 का जो संशोधन अधिनियम था, इसमें और भी संशोधन किया गया। इसमें चोरी के लिए कड़ी सजा दी गई। न्यूनतम 3 महीने की जो कैद है उसे 3 लाख रुपए के जुर्माना से लेकर 3 साल से लेकर 5 साल तक की कैद कर दी गई। 3 साल से लेकर 5 साल तक के कैद होगा और उसके बाद 3 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना लगाया जाएगा। जो सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 से उसके तहत ये किसमें संशोधन हुआ है, 1952 जो अधिनियम बना था। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्षुद्रग्रह डिंकी केस के बारे में दिया है। डिंकी नेस है, केस ने नेस है। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के निरीक्षण करने में एक मिशन था नासा का, जिसका नाम था लूसी। अंतरिक्ष यान ने हाल ही में एक अप्रत्याशित खोज की है। यहाँ पर देखिए ये है एस्टेरॉयड्स, जिसे बोलते हैं क्षुद्रग्रह। तो ये खोज इसकी क्या है, एस्टेरॉयड्स की जो मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट है, जैसे कि मंगल ग्रह है, फिर उसके बाद इसको बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में एक बेल्ट है, क्षुद्रग्रह बेल्ट है। इसमें क्षुद्रग्रह कई सारे हैं जो इसी के साथ सूर्य का परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं। तो इस बेल्ट में जो क्षुद्रग्रह है, तो खोज क्या हुई है, जो क्षुद्रग्रह डिंकी नेस है, इसमें खोज इसलिए की गई कि 2 जो एस्टेरॉयड है एक साथ जुड़े हुए मिले हैं, 2 एस्टेरॉयड्स एक साथ जुड़े मिले हैं। तो ये अंतरिक्ष यान को जब उतारना था एस्टेरॉयड्स पर, तो ये सोच रहे हैं लोग कि कैसे उतारा जाए, कि पहले पे उतारा जाए कि दूसरे पे उतारा जाए, या कि दोनों पर कैसे एक साथ उतारा जा सकता है। क्योंकि जो बड़ा वाला क्षुद्रग्रह था उसका जो चौड़ाई थी, उसकी चौड़ाई लगभग 790 मीटर थी, और उसके बाद जब छोटा वाला था उसकी चौड़ाई कितनी थी, 220 मीटर थी, 220 मीटर थी। तो इसी को लेकर कन्फ्यूज था। तो आइए एस्टेरॉयड्स के बारे में जानते हैं, क्षुद्रग्रह के बारे में जानते हैं। ये देखिए फिगर है क्षुद्रग्रह का। क्षुद्रग्रह होता क्या है, जिसे इंग्लिश में एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। यह चट्टानिक, धात्विक या तो बर्फीला छोटा ग्रह होता है जो आंतरिक सौरमंडल के भीतर परिक्रमा करता है। जैसा कि मैंने बताया
कि जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है उसमें, एस्ट्रॉयड्स का जो बेल्ट है उसमें परिक्रमा करता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट है कहाँ? मंगल ग्रह और उसके बाद बृहस्पति ग्रह के बीच में। ठीक, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उसे वो छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। जो एस्ट्रॉयड्स होते तो छोटे हैं, ग्रह से छोटे होते हैं, लेकिन जो उल्का पिंड होते हैं उससे बड़े होते हैं। इनका आकार मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 1 मीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसे बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्षुद्र ग्रह लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब सौरमंडल का विस्तार हुआ था, जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था, तो उसी समय जो अवशेष बच गए थे, जो अवशेष यानी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे, उसी को वो क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है, एस्ट्रॉयड्स का जो बेल्ट है, उसी में सौरमंडल का यानी सूर्य का चक्कर लगाना शुरू किए, तो इसी को कहा गया एस्टेरॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रह बोला गया। और इसके बारे में क्षुद्र ग्रहों को लघु ग्रह या तो प्लेनेटॉइड्स के रूप में भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रहों के जो बड़े रूप होते हैं उसको प्लेनेटॉइड्स कहा जाता है। ये था उसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कवच सिस्टम के बारे में दिया है। कवच है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश में हाल ही में जो विजयनगरम है, आंध्र प्रदेश का विजयनगरम जिला है, उसमें 2 जो यात्री ट्रेनें होती हैं उसकी टक्कर हो गई है। इस टक्कर को आइडेंटिफाई ट्रैफिक कोलिजन आइडेंटिटी अवॉइडेंस सिस्टम्स यानी जिसे बोलते हैं TCAS का उपयोग करके इसे रोका जा सकता था, लेकिन यह रुक नहीं पाया। विशेष रूप से स्वदेशी रूप से जो TCAS प्रणाली है इसे कवच कहते हैं। इसी प्रणाली को, जो TCAS प्रणाली है, सिस्टम है, इसी को कवच बोला जाता है, जो ट्रेन को दुर्घटना से रोकने के लिए इसे डेवलप किया गया है। कवच एक कैब सिग्नलिंग ट्रेनिंग नियंत्रण प्रणाली है जिसे टकराव, ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि अगर कोई भी आपको सिग्नल या रेड सिग्नल होता है, कोई भी सिग्नल, अगर ड्राइवर जो होता है, लोको पायलट होता है जो ट्रेन चलाता है, अगर उसे पता नहीं चलता है तो ये अलर्ट मोड में हो जाता है। तुरंत ही जो लोको पायलट से उसे एक सूचना भेज देता है। अगर ट्रेन ओवर स्पीड में हो जाती है तो उसको रोकने के लिए भी कवच सिस्टम काम करता है, तुरंत उसे रोक देता है। कवच टक्कर रोधी विशेषताओं वाली एक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा 10 वर्षों में विकसित किया गया है। इसे कितने वर्ष में विकसित किया गया है? 10 वर्षों में विकसित किया गया है। इसमें ये काम कैसे करता है? काम यही करता है कि अगर कोई भी सिग्नल है, अगर लोको पायलट को नहीं पता चल रहा है, लोको पायलट को अगर नहीं पता चल पा रहा है, तो वो सिग्नल तुरंत ही अलर्ट मोड में हो जाता है, लोको पायलट्स को एक अलार्म देना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ ओवर स्पीड हो गई, ट्रेन को रोकना है तो ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। जब ट्रेन अगर लोको पायलट नहीं रोक पाता तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, जिससे दुर्घटना है जो उसको कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल कम होने के कारण ही ट्रेन की घटनाएं देखने को मिल रही है। ये जो था कवच सिस्टम, जो रेलवे सुरक्षा के लिए बनाया गया कवच सिस्टम, ये पहाड़ी इलाके हो गए या धुंध जैसी दृश्य हस्तक्षेप वाली स्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। मतलब जो नहीं दिखाई दे रही एरिया उस पर भी आसानी से काम कर सकता है। और जो लोकोमोटिव होता है, इसमें एंटीना होते हैं जो रेलवे स्टेशनों पर टावरों के साथ संचार करते हैं और उनके मॉनिटर पर ड्राइवर को चेतावनी प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए टावर लगा हुआ है जिसके माध्यम से जो ड्राइवर्स होते हैं उसे सूचना मिल जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में दिया है। भारत सरकार द्वारा भारत के ऊर्जा उत्पादन में जो परमाणु ऊर्जा है उसकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स है उसके निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के समान प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है। ये जो PLI योजना क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है। इसके तहत होता क्या है कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छा उत्पादन करते हैं, तो उस पर सरकार के द्वारा आपको इंसेंटिव दिया जाता है, जिसे कहते हैं इनाम के तौर पर दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी, उसका भी जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो आकर्षित हो। और साथ साथ जो लागत है उसको कम करने के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये था इसके बारे में, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। इस रिएक्टरों को देख लेते हैं, इसको छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स हैं, परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं,
ये लगभग 700 मेगावाट, ध्यान रखिएगा 700 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। जो स्मॉल होते हैं मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ध्यान रखिएगा जो छोटे जिसे स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, इसके पास कैपेसिटी होती है कि 300 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर सके। वहीं जो माइक्रो होता है जिसे सूक्ष्म बोलते हैं, इसके अंदर क्षमता होती है कि ये 10 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो ये था डिफरेंस। कन्वेंशनल जो लार्ज है, बड़ा परमाणु रिएक्टर्स, इसकी कितनी कैपेसिटी है, स्मॉल मॉड्यूलर यानी छोटा, माइक्रो यानी सूक्ष्म। नेक्स्ट बढ़ेंगे। समाचारों में रहे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो चर्चा में है राजाजी टाइगर रिजर्व। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है इसका लक्ष्य है कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में। पहले तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड पे है। जो राज्य सरकार है वहाँ की जो इकोलॉजी यानी कि उसके चारों तरफ का जो पारिस्थितिक तंत्र है, आर्थिक विकास है, सोशल विकास है और कल्चरल्स यानी कि जो सांस्कृतिक विकास है, इसको विकास देने के लिए ये चारों तरफ यानी कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व है इसके चारों तरफ विकसित डेवलपमेंट कार्य स्टार्ट कर दी है, इसलिए चर्चा में आ गया है। तो जानते हैं जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ये कहाँ लोकेट करता है। ये शिवालिक रेंज है, जो हिमालय का शिवालिक रेंज है वहाँ पर स्थित है। और जो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, हरिद्वार हैं, देहरादून है और पौड़ी गढ़वाल है, इन सब रीजन को यानी कि तीनों जिलों तक ये राजाजी टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में। गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि 50 से अधिक घास के प्रजाति, मतलब कि घास चरने वाली प्रजातियों को आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब उसकी पहचान की गई है। 50 से अधिक स्पेसीज यानी प्रजातियों की पहचान की गई है जो घास खाते हैं, इसलिए चर्चा में आ गया गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुर्नील डिस्ट्रिक्ट, कुर्नील जिले में ये अवस्थित है। और पहाड़ी रेंज कौन सी है, नलमलाई हिल्स रेंज है, वहाँ पर ये लोकेट करता है। ये जो गुंडला ब्रह्मेश्वर प्लेट्यू है यानी कि पठार है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह है कहाँ, आंध्र प्रदेश में जो कुर्नील डिस्ट्रिक्ट है। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है, ये कहाँ पर है, गोवा में। ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, जो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जो गोवा सरकार है उसको डायरेक्ट कहा गया कि आप नोटिफाई कीजिए कि जो टाइगर एरिया है, टाइगर रिजर्व एरिया है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो टाइगर रिजर्व वाले एरिया है उसके एरिया को आइडेंटिफाई आप नोटिफाई कीजिए कि कितना दूरी तक का आप एरिया है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्ट गोवा सरकार को आदेश दिया गया, तो इसलिए चर्चा में आ गया। इसका नाम महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें जो महादेवी रिवर बेसिन में स्थित है, क्योंकि महादेवी रिवर बहती है गोवा के अंदर, वहीं की बेसिन में स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर ही एक इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी भी है। नीचे है डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये चर्चा में क्यों है, यहाँ पर एलिसिव वाइल्ड डॉग्स, ढोले नाम का एक डॉग्स मिलता है जिसके शरीर पर स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में है। तो लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिएटल के बारे में दिया है। सिएटल एक जगह है यूएसए के अंतर्गत। 7 साल की योजना के बाद भारत ने सीटल्स यानी कि में अपना छठवां वाणिज्यिक दूतावास खोलने के लिए तैयार हो गया है। जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, बोइंग जैसी जो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उसके लिए एक प्रमुख केंद्र है। तो आइए जानते हैं जो दूतावास होता है और वाणिज्यिक दूतावास है इसमें क्या डिफरेंस होता है। पहले लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पहले से वाणिज्यिक दूतावास है भारत के। यहाँ पर भी देखिए ये है सीटल्स, यहाँ पर भारत के अभी वाणिज्यिक दूतावास खोले जा रहे हैं 7 साल बाद। ये कहाँ पर है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इससे पहले जो लॉस एंजलिस हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ह्यूस्टन्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बोस्टन हो गया, न्यूयॉर्क सिटी हो गया, यहाँ पर अटलांटा हो गया। यहाँ पर भारत के पहले से ही वाणिज्यिक दूतावास है, लेकिन नया जो वाणिज्यिक दूतावास जो 6वां खोला जा रहा है, कहाँ पर खोला जा रहा है,
यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सीटल में खोला जा रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो दूतावास होता है, वाणिज्यिक दूतावास होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो दूतावास होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसी, इसे बोलते हैं एम्बेसी। और जो वाणिज्यिक दूतावास होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंसुलेट्स, उसे क्या बोलते हैं, काउंसुलेट्स। जो एम्बेसी यानी कि जो दूतावास होता है इसमें सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं, ये सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कि जो यानी कि एम्बेसी जो दूतावास होता है ये सरकार लेवल पर, अगर किसी देश में एम्बेसी है तो वहाँ पर जो सरकार है, सरकार का जो प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, जो भी सरकार से सरकार डील होता है वो ये करता है। वही जो कांसुलेट होता है यानी जो वाणिज्यिक दूतावास होता है उसमें क्या होता है, वाणिज्यिक दूतावास के अंतर्गत ये किया जाता है कि जैसे कोई भी देश का नागरिक दूसरे देश का नागरिक अपने मतलब कि जैसे भारत है, भारत का नागरिक अगर अमेरिका में पहुंचता है तो वहाँ वाणिज्यिक दूतावास में पहुंचेगा। अगर वहाँ चाहे उसे वीज़ा संबंधित, पासपोर्ट जारी संबंधित कोई भी आपातकाल कानूनी सहायता लेना है, वहाँ भी कोई किसी प्रकार की घटना अगर यूएसए अमेरिका में घट गई तो वो कहाँ पर जाता है, कांसुलेट्स के पास, यानी कि जो वाणिज्यिक दूतावास है वहाँ पर जाकर वो मदद लेता है। और वहीं जो एम्बेसी होता है वो सरकार से सरकार की डील करता है। सरकार को अगर यूएसए को यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है कोई बात कहना है भारत से तो भारत के एम्बेसी में जाकर कहेगा। ये जो एम्बेसी होता है ये इन्फॉर्म करेगी भारत सरकार को, तो एम्बेसी जो एम्बेसी यानी दूतावास से डील होगी। तो ये था दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास में अंतर। तो अभी हाल में यूएसए में कहाँ खोला गया है, सीटल्स में। लोकेशन को याद रखिए। आज के लिए इतना ही है। अगर जानकारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।